क्वेश्चन नंबर 15 क्या कह रहा है बेटा वो हमसे, फाइंड द पोजीशन वेक्टर ऑफ अ पॉइंट आर। हमें एक पॉइंट आर के पोजीशन वेक्टर पता करने हैं, विच डिवाइड्स द लाइन जॉइनिंग टू पॉइंट। यानी वो पॉइंट क्या करता है, एक लाइन को डिवाइड करता है। कौन सी लाइन को, जो पॉइंट पी और क्यू को मिलाने पर बनती है। अब साथ में पॉइंट पी और क्यू के पोजीशन वेक्टर दे रखे हैं, ये और ये। अब यहां पर आपको एक चीज ये जान लेनी चाहिए कि पोजीशन वेक्टर होता क्या है। तो बेटा मान लो कि ये है हमारा वही एक्स एक्सिस, वाई एक्सिस और जेड एक्सिस वाली कहानी है। अब हमारा कोई भी पॉइंट है, मान लीजिए यहां पर। अब इस पॉइंट के जो कोऑर्डिनेट दे रखे हैं वो दे रखे हैं, मान लीजिए एक्स, वाई, जेड। ठीक, कोई और पॉइंट है नहीं, और इस पॉइंट को मैंने कह दिया मान लो P। यहां पर एक दूसरा पॉइंट और पता है मुझको O। इसके कोऑर्डिनेट क्या होते हैं 0, 0, 0, O मतलब ओरिजिन। अब अगर कोई आपसे कहे कि जो OP है, इस वेक्टर का जो OP है, इस लाइन सेगमेंट का वेक्टर क्या होगा, तो आप कहोगे कि ये वेक्टर होगा सर वेक्टर OP। ठीक है, और OP वेक्टर क्या होगा, x में से ये 0 को घटाऊंगा तो x माइनस 0 यानी x i कैप, y में से 0 को घटाऊंगा तो प्लस का y j कैप, और z में से 0 को घटाऊंगा तो प्लस का z k कैप। तो दरअसल जो x i कैप, y j कैप और z k कैप है, ये पोजीशन वेक्टर है पॉइंट P का। मतलब अगर किसी भी पॉइंट को अगर आप ओरिजिन से मिला दो और एक वेक्टर निकाल दो तो वो क्या होता है, उस पॉइंट का पोजीशन वेक्टर कहलाता है। जैसे मैंने पॉइंट P लिया और ओरिजिन के साथ इसको मिलाने पर जो लाइन मिलती है उसको मैंने वेक्टर की फॉर्म में लिख दिया, तो ये क्या हो गया, इस पॉइंट का पोजीशन वेक्टर। तो पोजीशन वेक्टर आपको थोड़ा बहुत क्लियर हो गया होगा। अब हम चलते हैं क्वेश्चन में आगे। तो क्वेश्चन नंबर 15 में क्या कह रहा है वो हमसे कि एक पॉइंट आर है, ठीक है, वो एक लाइन सेगमेंट है जो P और Q को मिलाने पर बनती है। एक लाइन है जो कहां मिलती है, जब P और Q को मिला देते हैं। तो देखो दो पॉइंट है, एक पॉइंट है P और एक पॉइंट है मान लेते हैं हम Q। ठीक, तो पॉइंट P और पॉइंट Q, इन दोनों को मिलाने पर एक लाइन बनती है। ठीक है, पॉइंट P के पोजीशन वेक्टर दे रखे हैं जिसको मैं नाम दे देता हूं A। पॉइंट P के पोजीशन वेक्टर को मैं क्या नाम दे देता हूं, वेक्टर A बराबर क्या दे रखा है, ये रहा i कैप प्लस 2j कैप माइनस का k कैप। तो लिख दे रहा हूं बेटा मैं i कैप प्लस का 2j कैप माइनस का k कैप। उसी तरीके से पॉइंट Q का भी पोजीशन वेक्टर दे रखा है, वो ये रहा। तो इसको भी मैं नाम दे रहा हूं वेक्टर B बराबर माइनस का i कैप प्लस का j कैप प्लस का k कैप। क्लियर है। तो पॉइंट P और पॉइंट Q दोनों को मैंने मिलाया। अब है क्या, जो पॉइंट R है ये डिवाइड करता है PQ को 2:1 में। जो पॉइंट R है वो डिवाइड करता है PQ को 2:1 में। कहां पर, इंटरनली। मतलब क्या हुआ कि P और Q के बीच में कहीं पर पॉइंट R आता है और ये जो पॉइंट R है ये PQ को 2:1 में डिवाइड कर देता है। तो हमें पॉइंट P की पोजीशन वेक्टर पता है, ये रहे। पॉइंट Q की पोजीशन वेक्टर पता है, ये रहे। हमें पॉइंट R के पोजीशन वेक्टर बताने हैं। उम्मीद करता हूं क्वेश्चन कम से कम समझ में आ गया होगा। तो चलो बेटा शुरू करते हैं। तो पॉइंट P और पॉइंट Q इन दोनों के बीच में आ रहा है पॉइंट R। तो इसलिए हम कहेंगे कि जो पॉइंट R है ये P और Q को इंटरनली डिवाइड कर रहा है। तो बेटा इंटरनली डिवाइड करने का एक फॉर्मूला है, और वो क्या है, R के पोजीशन वेक्टर जो हैं वो क्या होंगे, उनको मैंने नाम दे दिया मान लीजिए C। तो उसका एक फॉर्मूला है और वो क्या है, M वेक्टर B प्लस N वेक्टर A अपॉन M प्लस N। ठीक है, इस फॉर्मूले की मदद से आप किसी भी पॉइंट के पोजीशन वेक्टर निकाल सकते हैं जो दो पॉइंट को किसी भी रेशियो में डिवाइड कर रहा हो। ये आपको क्लास 10th के एक फॉर्मूले जैसा लगेगा जो सेक्शन फॉर्मूला होता है कोऑर्डिनेट ज्योमेट्री में। तो देखो M वेक्टर B प्लस N वेक्टर A अपॉन M प्लस N। एम एन क्या है, रेशियो है जो यहां पर दे रखा है 2:1। B और A क्या है, वेक्टर्स हैं जो कि हमें क्लियरली पता ही है। तो बेटा इस फॉर्मूले को यूज करके मैं फटाफट पॉइंट C के कोऑर्डिनेट निकाल देता हूं। तो देखो क्या आएंगे, M क्या है बेटा 2, तो 2 इंटू वेक्टर, चलो मैं आगे लिख लेता हूं इसको, M की वैल्यू कितनी है 2, तो मैं यहां पर लिख लेता हूं 2 वेक्टर B, ये रहा बेटा वेक्टर B माइनस का i कैप प्लस का j कैप प्लस का k कैप। तो 2 वेक्टर B
प्लस एन की वैल्यू क्या है 1, तो 1 इंटू वैक्टर ए, तो वैक्टर ए की वैल्यू क्या है, ये रही आई कैप प्लस का 2j कैप माइनस का k कैप, तो m वैक्टर b प्लस n वैक्टर a अपॉन m प्लस n, तो m प्लस n की वैल्यू क्या हो गई 2 प्लस 1। अब बेटा मैं इसको सिंप्लीफाई कर लेता हूँ, तो देखो क्या मिलने वाला है, 2 का इंटू करेंगे तो माइनस का 2i, 2 का इंटू करेंगे तो प्लस का 2j, 2 का इंटू करेंगे प्लस का 2k, 1 का इधर इंटू होगा तो प्लस का i कैप प्लस का 2j कैप और माइनस का k कैप अपॉन 2 प्लस 1 को जोड़ेंगे तो बेटा हमें 3 मिलेगा, बराबर इधर माइनस का 2i है और प्लस का i है, दोनों को जोड़ोगे तो माइनस का i कैप, इधर प्लस का 2j है और इधर भी प्लस का 2j है तो प्लस का 4j, इधर प्लस का 2k है और इधर माइनस का k है तो क्या हो जाएगा प्लस का k, ठीक। और अपॉन में क्या है, अपॉन में दे रखा है हमारा 3। अब बेटा इस 3 का मैं डिवाइड दे रहा हूं तो क्या मिलेगा, माइनस का 1/3 आई कैप प्लस का 4/3 जे कैप प्लस का 1/3 के कैप, ठीक है। इसी के साथ ये आ गया बेटा हमारा आंसर क्वेश्चन नंबर 15 के पहले पार्ट का, जिसमें कि हमने क्या करा है, अभी केवल इंटरनली डिवाइड करा है। इसका सेकंड पार्ट और रह गया बेटा जिसमें हम एक्सटर्नली डिवाइड करेंगे, आप इसका स्क्रीनशॉट ले लो, हम उसको भी करेंगे। बेटा इसका सेकंड पार्ट देखते हैं कि एक्सटर्नली डिवाइड जब करता है तब क्या होता है। तो सबसे पहले तो ये जानना जरूरी है कि एक्सटर्नली डिवाइड दरअसल होता भी कैसे है। तो बेटा मान लो कि वही ये है हमारा पॉइंट P और ये है हमारा पॉइंट Q, इन दोनों को हमने मिला दिया, ठीक है। अब दरअसल हमारा जो पॉइंट R है वो P और Q के बीच में नहीं है, हमारा जो पॉइंट R है वो कहाँ है, मान लेते हैं यहाँ पर, हमारा जो पॉइंट R है वो कहाँ है, मान लेते हैं इस जगह पर। अब आप कहोगे सर ये P और Q को डिवाइड कहाँ कर रहा है, बिल्कुल रुको बेटा, हमने मान लिया कि जो हमारा P और Q यहाँ थे और हमारा पॉइंट R यहाँ था। अब अगर आप रेशियो निकालते हो ना PR का, किसके साथ, QR के साथ, तो देखो यहाँ से यहाँ तक की डिस्टेंस क्या हो गई PR और यहाँ से यहाँ तक की डिस्टेंस कितनी हो गई QR। तो जब आप रेशियो निकालते हो ना PR का QR के साथ, तो वो रेशियो आता है, मान लेते हैं 2:1, मतलब यहाँ से यहाँ तक की डिस्टेंस मान लो 2 है और यहाँ से यहाँ तक की डिस्टेंस 1 है। तो जब PR का रेशियो QR के साथ कितना आ जाए 2:1, तो हम इस तरीके की डिवाइड करने को क्या कहते हैं, एक्सटर्नली डिवाइड करना। क्या कहते हैं, एक्सटर्नली डिवाइड करना। तो दरअसल जो पॉइंट R है वो इसको 2:1 में एक्सटर्नली डिवाइड कर रहा है। इतनी बात आपको समझ में आ गई होगी। अब इस वाले पॉइंट के भी कोऑर्डिनेट निकालते हैं। तो देखो बेटा एक्सटर्नली डिवाइड करने का अलग फॉर्मूला है। हम मान लेते हैं कि जो पॉइंट R है उसका पोजीशन वेक्टर है, मान लीजिए वेक्टर D। क्या है, वेक्टर D। तो एक्सटर्नली डिवाइड करने का बेटा जो फॉर्मूला है वो बिल्कुल सेम है अभी वाला। क्या हो जाएगा, m वेक्टर B माइनस n वेक्टर A अपॉन m माइनस n। बस पिछले फॉर्मूले में यहाँ पर प्लस था, इस वाले में यहाँ पर माइनस आ गया और कोई ज़्यादा बदलाव नहीं आए। तो चलो बेटा इसको भी यूज़ कर लेते हैं सेकंड पार्ट का आंसर निकालने के लिए। तो देखो बेटा m की वैल्यू क्या है 2, वेक्टर B क्या है, ये रहा, माइनस का i कैप प्लस का j कैप प्लस का k कैप माइनस का n की वैल्यू क्या है 1, वेक्टर A क्या है i प्लस 2j माइनस का k। तो m वेक्टर B माइनस n वेक्टर A अपॉन m माइनस n, ठीक है। अब बेटा इसको भी सिंप्लीफाई कर लेते हैं। तो क्या मिलेगा, 2 का इंटू कर दो तो माइनस का 2i कैप प्लस का 2j कैप प्लस का 2k कैप, माइनस 1 का इंटू कर दो तो माइनस का i कैप माइनस का 2j कैप और प्लस का k कैप। बेटा माइनस इंटू माइनस प्लस हो जाएगा अपॉन 2 में से 1 गया तो बेटा 1 बचेगा, तो उसको लिखने की ज़रूरत है नहीं अपॉन में, तो वो मैंने नहीं लिखा। अब बस इसको सिंप्लीफाई कर लो तो क्या हो जाएगा देख लेते हैं। माइनस का 2j और माइनस का j, तो क्या हो गया माफ़ करना, माइनस का 2i और माइनस का i, माइनस का 3i। इधर है प्लस का 2j, इधर है माइनस का 2j, तो कट जाएगा। अब बचा क्या है 2k और 1k, तो प्लस का 3k। तो ये आ गया बेटा पॉइंट R का पोजीशन वेक्टर, और वो है क्या, माइनस का 3i कैप प्लस का 3k कैप। बात समझ में आ गई होगी बेटा। हम चलते हैं आगे। क्वेश्चन नंबर 6 क्या कह रहा है बेटा वो हमसे,
फाइंड द पोजीशन वेक्टर ऑफ द मिड पॉइंट, यानी हमें मिड पॉइंट का पोजीशन वेक्टर बताना है ऑफ द वेक्टर जॉइनिंग द पॉइंट P एंड Q। दो पॉइंट दे रखे हैं P और Q। अब इन दोनों का जो मिड पॉइंट होगा उसका हमें पोजीशन वेक्टर बताना है। तो देखो बेटा बहुत आसान है। एक पॉइंट है मान लीजिए P जिसके कोऑर्डिनेट है 2, 3, 4, ठीक। अब दूसरा पॉइंट है मान लीजिए Q जिसके कोऑर्डिनेट है मान लीजिए 4, 1, -2, ठीक है। अब आप अगर चाहो तो मिड पॉइंट निकाल दो P और Q का, तो क्या मिलेगा, मिड पॉइंट ऑफ PQ। तो देखो बेटा PQ का मिड पॉइंट निकालने के लिए 3D काम आ जाएगी आपकी 11th की। कैसे निकलता है, x1 + x2/2, y1 + y2/2, z1 + z2/2। तो बेटा मैं मिड पॉइंट निकालता हूं तो 2 + 4 6/2, 3, 3 + 1 4/2, तो 2 आएगा। 4 + -2 कितना मिलेगा, +2/2, तो 1। तो ये बेटा मिड पॉइंट आ गया PQ का। और इसका पोजीशन वेक्टर क्या होगा, तो देखो पोजीशन वेक्टर ये निकालना बहुत आसान है। इसके साथ i कैप लगा दो, इसके साथ j कैप लगा दो और इसके साथ k कैप लगा दो। तो ये आ गया बेटा पोजीशन वेक्टर हमारे P और Q के मिड पॉइंट का। ठीक है, आसान क्वेश्चन था। आगे चलते हैं। क्वेश्चन नंबर 17 क्या कह रहा है बेटा वो हमसे, शो दैट द पॉइंट A, B एंड C, यानी 3 पॉइंट हैं A, B और C और उनके पोजीशन वेक्टर दे रखे हैं। वेक्टर A पॉइंट A का पोजीशन वेक्टर है, वेक्टर B इस वाले पॉइंट का पोजीशन वेक्टर है, वेक्टर C इस वाले पॉइंट का पोजीशन वेक्टर है। फॉर्म द वर्टाइस ऑफ अ राइट एंगल ट्रायंगल, मतलब ये तीनों पॉइंट मिलके एक राइट एंगल ट्रायंगल बनाते हैं, ऐसा हमें प्रूव करना है। तो देखो बेटा सुन लेते हैं जरा बात। मान लेते हैं कि कोई भी एक ट्रायंगल है, ठीक। इस वाले पॉइंट का नाम है A, इस वाले पॉइंट का नाम है B और इस वाले पॉइंट का नाम है C, ठीक है। अब हमें A पॉइंट की पोजीशन वेक्टर दे रखा है, B पॉइंट का पोजीशन वेक्टर दे रखा है और C पॉइंट का पोजीशन वेक्टर दे रखा है। मैं रिपीट कर रहा हूं, जो हमें वेक्टर दे रखे हैं वो इस पॉइंट का है, इस पॉइंट का है और इस पॉइंट का है। मतलब ये जो 3 वेक्टर है ना A, B और C, ये पॉइंट्स को रिप्रेजेंट कर रहे हैं, पॉइंट A को, पॉइंट B को और पॉइंट C को। तो सबसे पहले तो मैं एक काम करता हूं, तीनों साइड निकालता हूं। तो देखो बेटा सॉल्यूशन में मैं सबसे पहले तो साइड निकालता हूं वेक्टर AB बराबर। तो वेक्टर AB के लिए B में से A को घटाना पड़ेगा, टर्मिनल माइनस इनिशियल, पता ही है आपको। तो वेक्टर B में से वेक्टर A को घटा देता हूं मैं, इस वाले में से इस वाले को। जगह बचाने के चक्कर में और समय बचाने के चक्कर में ये काम मैं डायरेक्टली कर दे रहा हूं। तो वेक्टर AB बराबर क्या मिलेगा, वेक्टर B माइनस का वेक्टर A बराबर, तो देखो 2i कैप में से 3i कैप घटेगा तो मिलेगा माइनस का i कैप। अब माइनस के j कैप में से जब 4j कैप घटाओगे तो ये मिल जाएगा प्लस का 3j कैप। k कैप में से जब माइनस का 4k कैप करोगे तो आपको मिलेगा 5k कैप। क्लियर है, ये निकाल दिया बेटा वेक्टर AB। अब निकालता हूं बेटा मैं AB के बाद वेक्टर BC। तो वेक्टर BC बराबर, इसके लिए बेटा आपको C में से B को घटाना पड़ेगा। तो मैं लिख दे रहा हूं वेक्टर C माइनस का वेक्टर B। देखते हैं क्या मिलेगा। C में से B को घटाओगे तो जब i कैप में से 2i कैप घटेगा तो मुझे मिलेगा माइनस का i कैप। जब आप माइनस के 3j कैप में से j कैप को घटाओगे, माइनस के 3j कैप में से आप माइनस करोगे j कैप तो आपको मिलेगा माइनस का 2j कैप। और जब माइनस के 5k कैप से आप घटाओगे 1k कैप तो आपको क्या मिलेगा, माइनस का 6k कैप। क्लियर, तो ये मुझे मिल गया वेक्टर AB और वेक्टर BC। अगला है वेक्टर CA जो इस वाली साइड को रिप्रेजेंट कर रहा होगा। इसके लिए क्या करना पड़ेगा आपको बेटा, वेक्टर A में से वेक्टर C को घटाना पड़ेगा। तो वेक्टर A माइनस का वेक्टर C। तो देखते हैं बेटा 3i कैप से जब i कैप को घटाओगे तो 2i कैप, माइनस के 4j कैप में से जब आप माइनस के 3j कैप को घटाओगे तो आपको मिलेगा माइनस का j कैप। और जब आप माइनस के 4k कैप में से 5k कैप को घटाओगे तो आपको मिलेगा प्लस का k कैप। तो इस तरीके से मैंने इन तीनों साइड के क्या निकाल दिए, वेक्टर्स निकाल दिए, AB का, BC का और CA का। अब बेटा अगर इन तीनों वेक्टर्स की मैं लेंथ निकालना चाहूं तो मुझे इसकी तीनों साइड की लेंथ पता चल जाएंगी। तो चलो मैं यही करता हूं। तो वेक्टर AB जो है
इसका मॉड्यूलस बराबर क्या आएगा, रूट के अंदर -1 का स्क्वायर 1, जे के साथ 3 आ रहा है 3 का स्क्वायर 9, के साथ 5 आ रहा है 5 का स्क्वायर 25, जोड़ेंगे तो ये मिलेगा √35। अब बात करते हैं बेटा इसकी BC की, तो BC का मॉड बराबर AB का मॉड कितना है, √35, मतलब इसकी जो लेंथ है वो √35 है। ठीक है, आगे बढ़ते हैं BC की बारी। तो देखो यहाँ से कितना मिलेगा, रूट के अंदर माइनस का i, तो क्या मिलेगा, -1 का स्क्वायर 1, -2 का स्क्वायर 4, -6 का स्क्वायर, -6 का स्क्वायर कितना मिलेगा 36, जोड़ देंगे तो ये मिलेगा √41। सही है, तो जो BC की लेंथ है वो कितनी आ गई, √41। अब एक और बची है AC, तो AC का मॉड्यूलस बराबर रूट के अंदर, AC में AC कह लो चाहे CA कह लो, CA ही कह लेता हूँ, फालतू में आप कंफ्यूज होते रहेंगे। तो I के साथ 2 आ रहा है 2 का स्क्वायर 4, J के साथ 1 आ रहा है 1 का स्क्वायर 1, K के साथ भी 1 आ रहा है 1 का स्क्वायर 1, तो यहाँ पर इन सबको ऐड करने पर कितना मिला, √6, तो ये आ जाएगा √6। आप यहाँ पर एक छोटा सा काम चेक करके देख लीजिए, BC का स्क्वायर बराबर आ रहा है AB स्क्वायर प्लस AC स्क्वायर के, यकीन नहीं होता तो देख लेते हैं। BC का स्क्वायर क्या है, √41 का स्क्वायर बराबर AB का स्क्वायर क्या है, √35 का स्क्वायर प्लस AC का स्क्वायर क्या है, √6 का स्क्वायर, तो ये कितना आएगा 41 बराबर √35 35 √6 6, तो 41 बराबर 41। तो दरअसल इन तीनों ने क्या करा है, पाइथागोरस को वेरीफाई कर दिया, पाइथागोरस थ्योरम को। इसका मतलब क्या है कि ये एक राइट एंगल ट्रायंगल है और ये वाली साइड सबसे बड़ी है, इसके सामने वाली जो साइड है ये वाला एंगल बनेगा कितने का, 90 का, क्योंकि सबसे बड़ी वाली साइड हाइपोटेन्यूस होती है, उसके सामने 90 का है, मतलब एक राइट एंगल ट्रायंगल हो गया। मैंने क्या करा, सबसे पहले बेटा मुझे इन 3 वर्टेक्स के कोऑर्डिनेट दे रखे थे, मैंने B में से A को घटाया, इसका वेक्टर मिला, ऐसे इसका और इसका, तीनों वेक्टर निकाल दिए। फिर इन तीनों वेक्टर्स के मैग्नीट्यूड निकाल के तीनों साइड की लेंथ निकाल दी, जो कि मैंने यहाँ पर लिखी हुई हैं। अब ये तीनों लेंथ पाइथागोरस थ्योरम को वेरीफाई कर रही हैं, इसका मतलब है कि राइट एंगल ट्रायंगल हो गया। आसान क्वेश्चन था, हम चलते हैं आगे। क्वेश्चन नंबर 18 क्या कह रहा है बेटा, वो इन ट्रायंगल ABC, इस वाले ट्रायंगल की बात कर रहा है, विच ऑफ द फॉलोइंग इज नॉट ट्रू, यानी इनमें से ट्रू कौन सा नहीं है ये हमें बताना है। मतलब कम शब्दों में कहें तो इन 4 स्टेटमेंट में से गलत कौन सा है ये हमें बताना है, मतलब 3 सही होंगे कोई एक गलत। तो देखते हैं, वो कह रहा है AB प्लस BC प्लस CA बराबर 0। तो चेक करते हैं बेटा, AB मतलब मैं A से गया B तक, फिर BC मैं B से गया C तक, फिर CA मैं फिर C से गया A तक। CA का मतलब क्या हुआ, C से गया मैं A तक, तो कहाँ आ गया, A से चला था A पर ही आ गया, मतलब इन सब का जोड़ क्या आया 0। तो बिल्कुल सही बात है, AB प्लस BC प्लस CA बराबर क्या हो गया 0, क्योंकि AB प्लस BC प्लस CA 0 हो जाएगा। अगर आप लोगों ने वेक्टर सम प्रॉपर्टी पढ़ी होगी फिजिक्स में तो वहाँ से आपको पता चल जाएगा कि हाँ ये वाला स्टेटमेंट तो करेक्ट है, ठीक है, लेकिन हमें तो गलत ढूंढना है। तो आगे चलते हैं, दूसरे वाले में कह रहा है AB प्लस BC माइनस का AC। देखो उसने करा क्या है, CA को बदल के क्या कर दिया, माइनस का AC। आप सभी को पता होना चाहिए कि अगर आप कोई भी वेक्टर दे रखा है, मान लीजिए PQ, तो आप इसमें Q को आगे लिख दीजिए और P को पीछे लिख दीजिए और ये माइनस का कर दीजिए, बात एक ही है। मतलब आप वेक्टर PQ को माइनस का वेक्टर QP लिख सकते हो, यानी इन दोनों को अगर आप आपस में बदलोगे तो सामने माइनस आ जाएगा। तो उसने इसको सेम रहने दिया, इसको भी सेम रहने दिया और CA को बदल के कर दिया AC। अब क्योंकि इसको बदला है तो माइनस आ गया, मतलब दरअसल पहला स्टेटमेंट और दूसरा स्टेटमेंट बिल्कुल एक जैसे ही हैं, दोनों में कोई अंतर ही नहीं है। तो क्योंकि पहला सही था तो दूसरा भी सही हो गया, बस इन्होंने CA को बदल के AC कर दिया है, ठीक है, लेकिन हमें तो गलत ढूंढना था। तो आगे चलते हैं, इसमें आ गए, हम गए A से लेके B तक, फिर B से लेके C तक और फिर माइनस का CA बराबर 0। तो देखो बेटा ऐसा नहीं है, क्यों, आप लोगों को पता है AB प्लस BC, जब CA इसमें प्लस हो रहा था तब 0 आया था, और यहाँ पर ये कह रहा है कि जब CA माइनस होगा तब 0 आएगा। जब हम इसको पहले ही सही प्रूव कर चुके हैं तो ये वाला तो गलत होगा ना भाई। इन दोनों में क्या अंतर है, यहाँ पर प्लस है और यहाँ पर माइनस, ये वाला हर हाल में सही है तो प्लस वाला भी सही हो और माइनस वाला भी सही हो, ऐसा थोड़े ना हो सकता।
तो यहाँ पर प्लस का सी ए आएगा ना कि माइनस का सी ए। तो ये वाला हो गया हमारा स्टेटमेंट गलत हो गया और ऑप्शन सही हो गया। बात समझ में आ गई? ठीक है, चौथे वाले को भी चेक कर लेते हैं। देखो ए बी सेम है, बस उन्होंने क्या करा, बी सी को बदल के सी बी लिख दिया है माइनस का, और बाकी सब सेम है। तो दरअसल ये वाला भी पहला स्टेटमेंट ही है जो कि करेक्ट था। ठीक है, हम चलते हैं क्वेश्चन नंबर 19 पर। इसमें क्या कह रहा है क्वेश्चन नंबर 19 में, इफ ए एंड बी, यानी दो वेक्टर दे रखे हैं, वेक्टर ए और वेक्टर बी, आर कॉलिनियर, यानी दोनों क्या हैं, पैरेलल हैं, देन विच ऑफ द फॉलोइंग इज इनकरेक्ट। मतलब दरअसल इसमें भी हमें एक गलत स्टेटमेंट ही ढूंढना है, इसमें भी 3 सही होंगे और कोई एक गलत, हमें गलत ढूंढ के बताना है। देखिए रखा है ए और बी कोई भी दो कॉलिनियर वेक्टर हैं। तो देखो वेक्टर बी बराबर लैम्डा वेक्टर ए फॉर सम स्केलर लैम्डा। तो देखो ये तो बिल्कुल फॉर्मूला ही है, अगर कोई भी दो वेक्टर कॉलिनियर हों तो बिल्कुल वेक्टर बी बराबर लैम्डा इंटू वेक्टर ए होगा। हमने कॉलिनियर वाला क्वेश्चन इसी फॉर्मूले की मदद से करा था, आपको याद होगा। तो ये वाला स्टेटमेंट तो सही है, लेकिन हमें तो गलत ढूंढना है। तो आगे चलते हैं। वेक्टर ए बराबर प्लस माइनस का वेक्टर बी, बेटा ये भी कॉलिनियर ही होंगे। पता है क्यों? वेक्टर ए बराबर है प्लस माइनस के वेक्टर बी के। तो देखो अगर ये वेक्टर ए हो गया तो वेक्टर बी क्या हो जाएगा, ये, और वेक्टर माइनस का बी क्या हो जाएगा, ये। उसने खुद बोला है ना कि जो वेक्टर ए है वो बस माइनस प्लस के बराबर है वेक्टर बी के। मतलब वेक्टर बी में या तो आप प्लस का इंटू कर दो या माइनस का इंटू कर दो तो वेक्टर ए के बराबर हो जाएगा। मतलब दोनों की डायरेक्शन तो सेम रहेंगी, बस कई बार अपोजिट होती रहेंगी प्लस और माइनस की वजह से। तो दरअसल ये वाला स्टेटमेंट भी करेक्ट ही है। ठीक है, आगे बढ़ते हैं हम, यानी यहां पर भी दोनों कॉलिनियर ही होंगे। फिर आगे कह रहा है द रेस्पेक्टिव कंपोनेंट ऑफ वेक्टर ए एंड वेक्टर बी आर प्रोपोर्शनल, यानी वेक्टर ए और वेक्टर बी के जो कंपोनेंट है वो आपस में प्रोपोर्शनल होंगे। ये भी सही बात है, बता देता हूं क्यों। मान लो वेक्टर ए बराबर दे रखा है आई कैप प्लस 2j कैप प्लस का 3 k कैप। मान लो मैंने वेक्टर बी लिख लिया जो इसका 2 गुना है, तो 2i कैप प्लस का 4j कैप प्लस का 6k कैप। वेक्टर ए अगर ये है तो वेक्टर बी क्या हो जाएगा, इसका 2 गुना हो जाएगा, क्योंकि इसमें 2 का इंटू करने पर वेक्टर बी मिला है। ठीक है, तो ये वेक्टर ए है और ये वेक्टर बी है, दोनों कॉलिनियर है, बिल्कुल कॉलिनियर है, सेम डायरेक्शन है, लेकिन बस लेंथ अलग अलग है। अब यहां पर अगर आप इनके कंपोनेंट का रेशियो निकालोगे, जैसे यहां पर i के साथ 1 आ रहा है, यहां पर i के साथ 2, तो रेशियो क्या हो गया 1/2। यहां पर j के साथ 2 आया और यहां पर j के साथ 4, तो 2/4, सॉल्व करने पर 1/2। यहां पर k के साथ 3 आया और यहां पर k के साथ 6, तो 3/6 कितना हो जाएगा 1/2। तो 1/2, 1/2 और 1/2। तो बिल्कुल वेक्टर ए और वेक्टर बी के जो कंपोनेंट है वो प्रोपोर्शनल होंगे, मतलब सेम रेशियो में होंगे। तो तीसरे वाला स्टेटमेंट भी करेक्ट ही है। तो अपने आप चौथे वाला इनकरेक्ट हो गया, क्योंकि 3 ऑप्शन 4 तो गलत हो नहीं सकते। 3 ना तो इस पर टिक कर सकते हैं, ना इस पे, ना इस पे, क्योंकि तीनों स्टेटमेंट सही हैं। मतलब चौथा स्टेटमेंट गलत होगा और ये करेक्ट आंसर होगा। फिर भी हम चेक कर लेते हैं। ये कह रहा है बोथ दी वेक्टर ए एंड वेक्टर बी हैव सेम डायरेक्शन बट डिफरेंट मैग्नीट्यूड। ये कह रहा है कि उनका जो डायरेक्शन है वो तो सेम होगी, लेकिन मैग्नीट्यूड अलग अलग होगा। देखो ऐसा होना जरूरी नहीं है, हो सकता है कि उनका मैग्नीट्यूड भी बराबर हो जाए। भाई कोई रोक थोड़ी ना लेगा कि अगर कोई दो वेक्टर कॉलिनियर हैं तो जरूरी थोड़ी ना कि उनका मैग्नीट्यूड बराबर ना हो सकता है मैग्नीट्यूड भी बराबर हो। तो ये वाला स्टेटमेंट बिल्कुल गलत है। क्यों? क्योंकि वेक्टर ए और बी की हो सकता है सेम डायरेक्शन हो, लेकिन ये बिल्कुल जरूरी नहीं है कि उनका जो मैग्नीट्यूड है वो डिफरेंट हो, मैग्नीट्यूड सेम भी हो सकता है। तो क्योंकि ऑप्शन जो बी है, डी है, ये स्टेटमेंट गलत है, इसलिए ये सही ऑप्शन है। तो बेटा ये हमारा खत्म हो गया एक्सरसाइज। इसी के साथ ये था एंड हमारी आज की इस वीडियो का। उम्मीद करते हैं आपको पूरे वेक्टर की एक्सरसाइज 2 अच्छे से समझ में आई होगी। मिलते हैं आपसे जल्दी अगली क्लास में, तब तक के लिए सभी खुश रहिए, अपना ख्याल रखिए, एंड एट लास्ट गॉड ब्लेस यू ऑल।